Everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Songura. Today we discuss very important topic related to gastrointestinal system is colostomy part second. तो इससे पहले जो अपने क्लास के अंदर पार्ट वन पढ़ा था, पार्ट वन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोलोस्टोमी क्या होती है, कोलोस्टोमी की डेफिनेशन, उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कोलोस्टोमी और उसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको क्या क्या कोलोस्टोमी के अंदर फॉलो करने होते हैं उसके बारे में मैंने आपको पार्ट वन के अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आज अपन क्या पढ़ेंगे, जो कोलोस्टोमी है, कोलोस्टोमी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो पार्ट सेकंड के अंदर जो शुरुआत करेंगे कि जो कोलोस्टोमी होती है, जो अपन ने पेशेंट का स्टोमा बनाया है या इंसिजन बनाया है, तो उसका असेसमेंट है वो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी अपनी रहेगी असेसमेंट ऑफ स्टोमा। ठीक है, तो सबसे पहली अपनी हेडिंग रहेगी असेसमेंट ऑफ स्टोमा। असेसमेंट ऑफ स्टोमा। असेसमेंट ऑफ स्टोमा के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर कलर के अंदर देखते हैं, अगर कलर है वो रेड कलर विथ मोइस्ट, मतलब वहां पे क्या रहेगी, नमी रहेगी। तो जो कंडीशन होगी वो कैसी कंडीशन रहेगी, वो रहेगी नॉर्मल कंडीशन। कैसी रहेगी, नॉर्मल कंडीशन रहेगी, यानी कि नॉर्मल कंडीशन या वुंड है वो स्टोमा है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अब बात सेकंड होती है, सेकंड के अंदर अपन देखते हैं कि अगर स्टोमा का जो कलर है वो पेल येलो टू पिंक कलर, टू पिंक कलर, अगर ये कंडीशन अगर स्टोमा के अंदर देखने को मिलती है तो पेशेंट के अंदर क्या होगी, एनीमिया की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है, यानी कि डिक्रीज्ड एचबी लेवल। डिक्रीज्ड एचबी लेवल क्या रहेगा, जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब सेकंड थर्ड वन होता है। अब थर्ड पॉइंट के अंदर देखते हैं अपन, अगर जो स्टोमा है, स्टोमा का कलर अगर पर्पल ब्लैक कलर अगर स्टोमा देखने को मिलता है, पर्पल ब्लैक कलर का अगर स्टोमा देखने को मिलता है, तो वहां पे क्या होगा, सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो सकती है। मतलब जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा या सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। तो सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है वो हो सकती है। तो इस सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज अगर कंडीशन होगी, मतलब प्रॉपर रूप से जो स्टोमा है उसको क्या हो रहा है, सर्कुलेशन अगर नहीं मिल पा रहा है या ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, नोटिफाइड टू एससीपी, अपन क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। नोटिफाइड टू एससीपी यानी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्या करेंगे, अपन इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई जो स्टोमा है उसका जो सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज है वो देखने को मिलेगा, तो अपन क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे एससीपी को। ठीक है, तो मैंने आपको ये तीन कंडीशन बताई कि असेसमेंट ऑफ स्टोमा, अगर किसी पेशेंट का अगर स्टोमा क्रिएट किया है तो उसके अंदर अपन उसका असेसमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो उसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर स्टोमा का कलर अगर रेड कलर है, ब्राइट रेड कलर हो सकता है, ब्राइट रेड कलर, और अगर जो स्टोमा है वो मोइस्ट रहता है तो वो नॉर्मल कंडीशन होगी। कैसी होगी, नॉर्मल कंडीशन है वो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मैंने बताया कि जो स्टोमा का कलर है वो अगर पेल येलो टू पिंक कलर अगर देखने को मिलता है तो वो कंडीशन क्या होगी, डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, वहां पे क्या होगा, एचबी लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन मैंने बताया कि अगर स्टोमा का कलर पर्पल ब्लैक कलर अगर देखने को मिलता है तो वहां पे क्या होगा, सर्कुलेटरी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी मतलब वहां पे क्या होगा, ब्लैक कलर पर्पल ब्लैक कलर होगा, मतलब ब्लड डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण क्या होगा, वहां पे पार्ट है वो नेक्रोज हो सकता है, नेक्रोज होगा यानी ब्लैक, वहां पे क्या होगा, ब्लैक कलर है वो देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, नोटिफाई टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये क्या होता है,
असेसमेंट ऑफ स्टोमा होता है। ठीक है, अब असेसमेंट ऑफ स्टोमा के बाद में अपन देखते हैं कि भाई जो असेसमेंट ऑफ स्टोमा के बाद में देखते हैं कि जो स्टोमा बनाते हैं तो स्टोमा की सर्जरी हो जाती है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या ध्यान रखने होते हैं या जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कोलोस्टोमी के अंदर, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अपनी हेडिंग रहेगी, वो रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि किसी पेशेंट का अपन ने क्या स्टोमा क्रिएट कर दिया है वहां पे। ठीक है, अब स्टोमा क्रिएट करने के बाद में अगर पेशेंट के अंदर अगर 72 आवर्स तक अगर माल ऑर्डर्स मतलब गंदी सी अगर स्मेल आती है तो वो क्या होगी, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होगी। कैसी होगी, नॉर्मल कंडीशन है वो होगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन के अंदर क्या होता है कि अगर 72 आवर्स के बाद भी अभी अपने को क्या होता है, माल ऑर्डर्स स्मेल देखने को मिलती है तो उसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, वो तो ये सेकंड पॉइंट होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर अपन देखा जाए तो अगर पेशेंट के अंदर स्टूल स्टूल पास आउट या फ्लेटस पास आउट होती है, फ्लेटस पास आउट में डिफिकल्टी होती है 72 आवर्स के बाद में भी, तो पेशेंट को क्या होगा, पैरालाइटिक इलियस कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, नोटिफाइड टू एससीपी करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 कंडीशन बताई। 3 कंडीशन के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि अगर सबसे पहले अपन देखते हैं if malodorous smell from stoma during first 72 hours of सर्जरी, तो ये कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होगी, यानी कि नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब फर्स्ट अगर बदबू सी आती है 72 आवर्स के बाद, 72 आवर्स के अंदर अगर स्टोमा के अंदर, तो वो क्या होगी, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर इफ माल ऑर्डरस स्मेल फ्रॉम स्टोमा आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सर्जरी, 72 आवर्स ऑफ सर्जरी, तो अगर 72 घंटे के बाद भी अपने को माल ऑर्डर स्मेल देखने को मिलती है तो उसके अंदर क्या होगा, चांस ऑफ इन्फेक्शन, चांस ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। क्या होगा, चांस ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने बताया आपको, इफ फ्लेटस स्टूल एंड फ्लेटस नॉट पास आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सर्जरी, 72 ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी होने के 72 घंटे बाद भी अपने को क्या हो गए, फ्लेटस या फिर स्टूल पास आउट नहीं होता है पेशेंट को, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो होगा पैरालाइटिक इलियस होगा। क्या होगा, पैरालाइटिक इलियस कंडीशन होगी। तो पैरालाइटिक इलियस कंडीशन होगी तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, नोटिफाई टू एससीपी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, नोटिफाई टू एससीपी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो कोलोस्टोमी पार्ट सेकंड है, कोलोस्टोमी पार्ट सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने किसी पेशेंट का अगर स्टोमा क्रिएट कर दिया है, क्रिएट करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या अपने को ध्यान में रखने होते हैं, जो एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज देती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इफ माल ऑर्डर स्मेल फ्रॉम स्टोमा ड्यूरिंग फर्स्ट 72 आवर्स, मतलब अपने स्टोमा क्रिएट किया है किसी मरीज का और फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर अपन ऑब्जर्व करते हैं, अगर अपने को माल ऑर्डर स्मेल देखने को मिलती है
तो वो क्या होगी, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि भाई इफ माल ऑर्डर स्मेल फ्रॉम स्टोमा आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सर्जरी, मतलब फर्स्ट 72 आवर्स तक तो नॉर्मल कंडीशन होगी, अगर 72 आवर्स के बाद में भी अगर माल ऑर्डर स्मेल देखने को मिलती है तो क्या होगा, इट कैन बी इंडिकेट इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया, थर्ड पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई इफ स्टूल एंड फ्लेटस डू नॉट पास आफ्टर 72 आवर्स ऑफ सर्जरी, मतलब 72 घंटे होने के बाद भी सर्जरी के स्टोमा क्रिएट करने के बाद में भी पेशेंट को फ्लेटस या स्टोमा फ्लेटस और स्टूल पास आउट नहीं होता है, तो वो क्या कंडीशन होगी, पैरालिटिक इलियस कंडीशन वो हो सकती है। तो उस कंडीशन के ऊपर क्या करेंगे, नोटिफाई टू एससीपी करेंगे, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ड्यूरिंग कोलोस्टोमी, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक रहेगा अपना, अब पेशेंट का अपन ने कोलोस्टोमी बनाया है या स्टोमा बनाया है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर अपन आफ्टर पोस्ट ऑप के बाद में अपन क्या क्या डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी डाइट मॉडिफिकेशन, क्या रहेगा, डाइट मॉडिफिकेशन। तो हेडिंग रहेगा अपना डाइट मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो डाइट मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट 24 आवर देखते हैं। तो फर्स्ट 24 आवर है, तो फर्स्ट 24 आवर के अंदर अपन क्या डाइट प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ सर्जरी। तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अपन क्या देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे, क्या देंगे, क्लियर लिक्विड डाइट, डाइट बाई आईवी लाइन, बाई आईवी लाइन, आईवी लाइन से अपन क्या करेंगे, क्लियर लिक्विड डाइट है वो मरीज को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, 24 टू 48 आवर्स ऑफ सर्जरी। अब 24 से लेकर 48 घंटे हो गए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या देंगे, उस कंडीशन के अंदर अपन देंगे हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करेंगे, ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो, हाई फाइबर और मतलब आराम से स्टूल फ्लेटस पास आउट हो जाए। तो हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग 24 टू 48 आवर्स के अंदर, ठीक है। और थर्ड वन होता है, थर्ड वन के अंदर देखते हैं अपन आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स, तो 48 आवर्स के बाद में अपन क्या देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे, क्या देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे, ताकि ज्यादा स्टूल ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है वो नहीं रहे, ठीक है ना, मतलब ज्यादा स्टूल पास आउट नहीं हो, इसलिए अपन लो फाइबर डाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 24 आवर के मैंने आपको बताया क्लियर लिक्विड डाइट देंगे बाय आईवी लाइन, ठीक है। उसके बाद 24 टू 48 आवर हाई फाइबर डाइट देंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 48 आवर्स के अंदर अपन क्या देंगे, लो फाइबर डाइट है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब नोट्स अपने को इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी होती है इसके अंदर, अगर डाइट मॉडिफिकेशन की बात करें तो अपन को नोट्स या इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी होती है, तो अपन क्या करेंगे, अवॉइड, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अवॉइड फैट डाइट, मतलब पेशेंट को फैटी फूड नहीं देंगे, अगर फैटी फूड देंगे तो वो क्या करेगा, पेशेंट को इट कैन बी कॉन्स्टिपेटेड, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, इट कैन बी कॉन्स्टिपेशन। तो अपन क्या करेंगे, अवॉइड फैट डाइट, फैट डाइट को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन होता है, सेकंड वन पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट इसका, ठीक है, अवॉइड गैस फॉर्मिंग फूड, एग्जाम्पल नट्स है, पीनट्स है, एग है और पल्सेस हैं। तो ये होती है जो जो क्या करती है, गैस बनाती है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, लिमिट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कोलोस्टोमी के अंदर आपको बताया कि डाइट मॉडिफिकेशन
यानी किसी पेशेंट का अपन ने सर्जरी कर ली है या स्टोमा क्रिएट कर लिया है, तो उसके बाद अपने को किस प्रकार की डाइट मॉडिफिकेशन अपने को फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सर्जरी हो गई है तो फर्स्ट 24 आवर अपन क्या करेंगे, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे पेशेंट को बाय आईवी लाइन। तो क्लियर लिक्विड डाइट प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट 24 आवर पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया आफ्टर 24 टू 48 आवर, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर अपन क्या देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे। हाई फाइबर डाइट क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन को वो कम करेगा, ठीक है। यानी कि आराम से क्या होगा, फ्लेटस और स्टूल है वो पास आउट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया आफ्टर 48 आवर, मतलब 48 घंटे बीत गए, उसके बाद में अपन क्या देंगे, उसके बाद में लो फाइबर डाइट है वो मरीज को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको चीज बताई कि अपने को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी होती है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया अवॉइड फैटी डाइट, मतलब पेशेंट को फैट डाइट है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर फैटी फूड देंगे तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड मैंने बताया कि पेशेंट को जो ऐसी जो डाइट होती है जो गैस को बनाती है उसको अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका डाइट मॉडिफिकेशन होता है। अब डाइट मॉडिफिकेशन के बाद में अपन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कोलोस्टोमी इरिगेशन। नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगा, वो रहेगा कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन कोलोस्टोमी इरिगेशन। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन का यूज करके अपन क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, वॉश आउट करने का काम करते हैं, यानी उसको क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोलोस्टोमी बनाई है, कोलोस्टोमी मतलब स्टोमा बनाया है, तो स्टोमा को क्या कहते हैं, इरिगेशन किया जाता है। तो इरिगेशन का यहाँ पे तात्पर्य देखा जाए तो रिमूव स्टूल एंड फ्लेटस फ्रॉम स्टोमा बाय वाटर इरिगेशन। तो वाटर इरिगेशन के द्वारा अपन जो स्टूल और फ्लेटस रही अंदर उसको क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, यानी उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्टोमी इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखी जाए तो रिमूव स्टूल एंड फ्लेटस फ्रॉम स्टोमा बाय वाटर इरिगेशन, वाटर इरिगेशन, ठीक है। तो वाटर का यूज करके अपन क्या करेंगे, उसको इरिगेट या वॉश आउट करने का काम करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, तो वाटर इरिगेशन का जो बेस्ट टाइम क्या रहता है, मतलब कोलोस्टोमी इरिगेशन का बेस्ट टाइम क्या रहता है, तो बेस्ट टाइम रहता है आफ्टर ईटिंग 1 to 2 आवर्स ऑफ ईटिंग फूड, मतलब खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद अपन क्या करेंगे, कोलोस्टोमी इरिगेशन है वो मरीज को वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट टाइम देखा जाए इसका, बेस्ट टाइम फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन, बेस्ट टाइम फॉर कोलोस्टोमी कोलोस्टोमी इरिगेशन, तो इसका बेस्ट टाइम रहता है 1 to 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद। आफ्टर 1 to 2 आवर्स ऑफ आफ्टर ईटिंग फूड्स, ठीक है। तो अगर पहले ही कर लेंगे खाना खाने के बाद तो वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, 1 से 2 घंटे बाद अपन क्या करेंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद अपन क्या करेंगे, वाटर इरिगेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया रिमूव, ये जो वाटर कोलोस्टोमी इरिगेशन के अंदर मैंने आपको बताया, डेफिनेशन के अंदर बताया वाटर इरिगेशन से अपन क्या करेंगे, जो स्टोमा है उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। और बेस्ट टाइम मैंने बताया 1 to 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर किस सॉल्यूशन से अपन क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। तो इरिगेशन सॉल्यूशन देखा जाए तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा इसका, इरिगेशन सॉल्यूशन। इरिगेशन सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अपन इसके अंदर अपन क्या ले सकते हैं,
नॉर्मल सैलाइन ले सकते हैं, नॉर्मल सैलाइन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अपन क्या करेंगे, प्लेन वाटर का भी उपयोग कर सकते हैं, प्लेन वाटर। उसके अलावा केएमएनओ4, केएमएनओ4 जिसका रेशियो रहेगा 1:5000। तो ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं, वाटर जो इरिगेशन करेंगे और क्या करेंगे, स्टूल और प्लेटस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे स्टोमा से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो कोलोस्टोमी पार्ट सेकेंड है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोलोस्टोमी इरिगेशन मतलब किसी पेशेंट का अपन कोलोस्टोमी या फिर स्टोमा क्रिएट करते हैं, तो वहां पर अगर गंदा अगर माल ऑर्डर्स अगर देखा जाए तो स्टोमा और प्लेटस अगर पास आउट नहीं हो रही है तो अपन क्या करेंगे, वाटर इरिगेशन के द्वारा अपन क्या करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे, ठीक है, या उनको क्लीन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनती है, रिमूव स्टूल एंड प्लेटस फ्रॉम स्टोमा बाई वाटर इरिगेशन। तो वाटर इरिगेशन के द्वारा अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे फ्लेटस और स्टूल को कहां से, स्टोमा से, ठीक है। अब मैंने सेकंड पॉइंट बताया, बेस्ट टाइम फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन। अगर कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, 1 to 2 hours आफ्टर ईटिंग फूड, मतलब खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद अपन क्या करेंगे, बेस्ट टाइम होता है अपना, जहां पर अपन क्या करेंगे, कोलोस्टोमी इरिगेशन है वो मरीज को वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया इरिगेशन सॉल्यूशन। अब जो इरिगेशन कर रहे हैं स्टोमा का, तो उसके अंदर कौन कौन सा सॉल्यूशन अपन उपयोग में लेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर नॉर्मल सैलाइन उपयोग में ले सकते हैं, उसके बाद अगर प्लेन वाटर भी यूज ले सकते हैं, उसके अलावा KMNO4 जिसका कंसंट्रेशन रहता है 1:5000। तो ये क्या होता है, जो कोलोस्टोमी इरिगेशन होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया इरिगेशन सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन रहेगा अपना, अब देखते हैं कि भाई जो कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर जो क्वांटिटी कितनी लेंगे आप, उसकी मात्रा कितनी लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्वांटिटी, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा क्वांटिटी। मतलब कोलोस्टोमी स्टोमा को इरिगेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी क्वांटिटी यूज लेते हैं, तो नॉर्मल देखा जाए तो 500 से लेकर 1000 ml, कितनी, 500 से लेकर 1000 ml है वो सॉल्यूशन है वो काम में लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी के बाद अपन किसी पेशेंट का अगर स्टोमा को इरिगेट कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन है वो प्रोवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पोजीशन। क्या रहेगी, पोजीशन। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी पोजीशन, ठीक है। पोजीशन के अंदर 2 तरह की कंडीशन होगी। अगर पेशेंट अगर एम्बुलेट है, एम्बुलेट में चल फिर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को सीटिंग पोजीशन के अपन क्या कर सकते हैं, वाटर कोलोस्टोमी इरिगेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट चल फिर नहीं रहा है और बेड रिडन है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन है वो मरीज को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले दो कंडीशन मैंने आपको बताई। अगर पेशेंट अगर इफ एम्बुलेटिंग पेशेंट, मतलब पेशेंट चल फिर रहा है, एम्बुलेटिंग पेशेंट, एम्बुलेटिंग पेशेंट है तो अपन क्या देंगे, सीटिंग पोजीशन देंगे, यानी बैठकर अपन क्या करेंगे, उसका वाटर कोलोस्टोमी इरिगेशन है वो कर सकते हैं, सीटिंग पोजीशन देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया, इफ पेशेंट बेड रिडन, इफ पेशेंट बेड रिडन मतलब बिस्तर पे ही है, बेड पर ही है, लेटा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देकर अपन क्या करेंगे, कोलोस्टोमी इरिगेशन करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो पोजीशन के अंदर मैंने आपको बताया, अगर एम्बुलेटिंग पेशेंट है तो सिटिंग पोजीशन देंगे, और अगर पेशेंट बेड रिडन है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देकर अपन क्या करेंगे, कोलोस्टोमी इरिगेशन है वो मरीज को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इंसर्जन ऑफ, जो अपन क्या करेंगे, जो कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हैं तो उसको कितना कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। तो यहां पे जो हेडिंग देखिएगी, इंसर्जन ऑफ कैथेटर फॉर इरिगेशन, कितना इंसर्ट करते हैं, वो करते हैं 3 to 4 इंच, कितना
3 से 4 इंच तक अपन उसको इंसर्ट करके अपन क्या करेंगे कैथेटर को, फिर अपन क्या करेंगे वाटर जो कोलोस्टोमी इरिगेशन है वो मरीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन होगी, पोजीशन में इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने। उसके बाद मैंने आप इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉम्प्लिकेशन। तो इसका महत्वपूर्ण एक ही कॉम्प्लिकेशन रहता है मोस्टली देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर रहता है। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर पेशेंट को क्या होगा, पैरालाइटिक इलियस होने के चांसेस रह सकते हैं। क्या हो सकता है, पैरालाइटिक इलियस। पैरालाइटिक इलियस है वो चांसेस हो सकते हैं किस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कोलोस्टोमी सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोलोस्टोमी के अंदर जो कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए सॉल्यूशन काम में लिया जाता है तो उसकी मात्रा कितनी उपयोग में लेते हैं। तो मात्रा के अंदर 500 से लेकर 1000 ml है वो सॉल्यूशन है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोलोस्टोमी किसी मरीज का कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर पोजीशन कौन सी प्रोवाइड करेंगे। तो पोजीशन के अंदर दो कंडीशन अराइज हुई है। अगर पेशेंट चल फिर रहा है, एम्बुलेटिंग कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या देंगे, सीटिंग पोजीशन देकर अपन क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी इरिगेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड मैंने बताया इफ पेशेंट बेड रिडन, अगर पेशेंट चल पी नहीं रहा और बेड पर ही है, बेड रिडन है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर लेफ्ट लेटरल पोजीशन देकर अपन क्या कर सकते हैं, वाटर इरिगेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया इंसर्जन ऑफ कैथेटर फॉर इरिगेशन, मतलब जो कैथेटर इरिगेशन के लिए इंसर्ट कितना करेंगे तो वो कितना यूज करेंगे, कितना मेजरमेंट से इंसर्ट करेंगे तो वो 3 to 4 इंच, कितनी 3 से 4 इंच तक इंसर्ट करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन मैंने बताया कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी। ठीक है, तो उसके अंदर पैरालाइटिक इलियस है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलोस्टोमी जो पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं और पार्ट सेकंड के अंदर मैंने आज ये पढ़ा है। ठीक है, तो ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है कोलोस्टोमी का। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।